अच्छा नाज़रीन कराम, रोज़ ही हम एक तरह की गुफ्तगू करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिस पर हम अलग अलग से तजिया करने की पोजीशन में भी होते हैं। लेकिन सवाल एक ही होता है कि मुल्क का क्या बन रहा, क्या बनेगा, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर कराए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अभी कुछ पता नहीं आज चल रहा। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कोई मुकदमा चलता है, केस आगे जाता है, कोई बहस होती है, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, PTI कहती है इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए लेकिन अभी 90 दिन के अंदर होने चाहिए। दूसरी तरफ से दूसरे लोग कहते होंगे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए लेकिन अक्टूबर में होने चाहिए। ये सारी सूरत हाल है। उधर IMF का एक सर पे खड़ा है और वो दबाव भी है, वो बोझ भी है। वह सोचते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आज एक डेवलपमेंट और हुई है कि इमरान खान ने वीडियो लिंक पर गोया के एक मुकदमे में जिस तरह कहते हैं कि विद इन इन्वर्टेड कॉमा पेशी दी है और उसके बारे में अपनी बात रिकॉर्ड कराई है। तो शौकत खानम का केस के बारे में जो ख्वाजा आसफ ने कर रखा है और जिसके बारे में ये था कि उन्होंने ज़कात की रकम को इन्वेस्ट किया और वो डूब गई हैं वगैरह वगैरह जो बातें भी की गई हैं। इस पर हद तक इज़्ज़त का मुकदमा है। ये सारी सूरत हाल है। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं मुल्क डूब रहा है और आप इन छोटी छोटी बहसों में पड़े हुए हैं। मईशत का बुरा हाल है, सलामती का ख़तरनाक सूरत हाल है, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं, कोई इदारा इस वक्त इंटैक्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे मालूम होता है कि इदारों का जो किरदार था जिस पर हम मोतरज़ थे, अब लोग कहते हैं वही किरदार अदा करो। अदलिया को भी कहते हैं कि किरदार अदा करो, कुछ मसला करो। फ़ौज को भी कहते हैं कि आप ड्यूटर क्यों हो गए, कुछ करो। ये नहीं है कि PTI कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि फ़ौज का भी किरदार होना चाहिए मुल्क को सीधे रास्ते पर डालने के लिए। मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए। आज गुफ्तगू करते हैं जी। हमारे साथ स्टूडियो में तो मियाँ सैफ रहमान साहब बैठे हुए हमारे साथ, हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया नगार हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनको आप सुनते भी रहते हैं, बड़े 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 बैलेंस अंदाज में गुफ्तगू करने का सलीका जानते हैं। उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। दो पार्टियों के नुमाइंदे भी हमारे पास हैं, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से और आलिया हमजा साहबा तहरीक इंसाफ से। मुझे नहीं मालूम के बाद में कहाँ से शुरू करूँ। मियाँ साहब आपसे शुरू करता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। जी 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 मेरे लिए, मेरे भी झटक उतर जाएगी। जनाब, क्या अब ये सारी सूरत हाल का मैंने नक्शा खींचा है, इस वक्त हम कहाँ फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नजर आता है आपको? देखिए सर, कौमों की जिंदगियों में बाज़ का तो मैन मेड भी मसाइल हो जाते हैं, लोगों के पैदा करदा, सियासतदानों के पैदा करदा, इदारों के पैदा करदा। चूंकि हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स भी बेशुमार हैं और हर शख्स स्टेक होल्डर होने का दावा करता है और फिर अपनी अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे असर्ट करता है, उसे एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। यानी कई किस्म के अवामिल जो हैं वो आपस में मुतजाद किस्म के अवामिल सामने मैदान में आ जाते हैं, जिसकी शक्ल में हम ये क्योस देखते हैं। ये देखते हैं कि जी हर आदमी कह रहा है कि जी, और फिर उसमें साथ वो जो गॉसिप है, रूमर मॉन्गरिंग है, उसका जो तड़का लगा देते हैं कुछ लोग बवजू। वो शायद ये नहीं सोच रहे होते कि ये आग लगानी बड़ी आसान है, आग बुझानी बड़ी मुश्किल है। ये अल्फाज के जरिए, हम रूमर्स के जरिए, हम तो इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं जी उनकी डिसइंफो लैब पकड़ी गई और वो 5th जनरेशन वॉर लड़ रहा है। हम तो अपने अंदर 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं। अब देखे ना, डिफॉल्ट मुल्क होता नहीं होता, खुदा ना खास्ता, मुझे तो नहीं अब दिखाई दे रहा कि हो रहा है। मुश्किलात अपनी जगह है, डिफॉल्ट वाली बात कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक जुड़ा हुआ जो इंटरवोवन निज़ाम है इकोनॉमिक, उसके अंदर हम थोड़ा सा अपनी कंपैटिबिलिटी हमने साबित कर ली है। हम उनके साथ थोड़े हम आहंग हुए हैं बजरिया IMF। और IMF को कोई इतनी बड़ी गाली ना ही हम बनाएं। अगर PTI की तरफ से IMF को पहले बुरा भला कहा गया तो PTI गई भी IMF के पास, बिलाखिर उनको हकीकतों को समझ के, मुआशी हकीकतों को। और हम भी अगर ये इस वक्त की हुकूमत कहती है जी मुआशी हकीकतें कुछ तलक हैं, तो हमें जाना तो पड़ेगा। देखे ना, आपको आपके करीबी तरीन दोस्त जो हैं, जो आपकी हर बुरे अच्छे वक्त में मदद कर रहे हैं, जब उनके लिए भी IMF का रूट बड़े मायने रखता है तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखना तो यह है कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि IMF का बुनियादी जो एक मकसद है या एक मोटो या ऑब्जेक्टिव होता है, वो कहते हैं कि आपके मुल्क में इर्तिकाद दौलत भी है, उस इर्तिकाद दौलत का जो सिस्टम है वो तोड़ें। तो ये ऐसे ही होता है, दुनिया का एक मरवजा असूल है मुआशी, बड़ों से ले तो गरीबों को दे। ये जो हम इलेक्शन में चक्कर में भी हैं कि इलेक्शन हो जाए, वक्त पे हो कि ना हो,
देखिए, बात यह है कि पहली बात तो मैं इसको इस तरह लूंगा, मैं पीछे जाऊंगा। जब अदम एतमाद हुई तो एक तसलसल से चलती हुई हुकूमत, उसमें खामियां अपनी जगह, जब वो चल रही होती है तो कुछ ना कुछ वो डिलीवर करने की पोजीशन में आ जाती है अगर चलती रहे। जब उसको रोका गया और सिस्टम नया आया वो आईनी तरीके से, उसमें कोई रजीम चेंज जो भी है वो तो इल्जाम लगते उसके बाद आपका मतलब बहरान शुरू हो गया। अब जो चल रहा है सिस्टम, इसको भी ना छेड़ा जाए। अब यहाँ पे हम देखें ना, आज IMF के करीब पहुंच गए हैं, तो मेरा हाल अगले 5-6 माह मिल जाए तो शायद कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। जी ठीक है जनरल साहब, अब इस सूरत हाल में इलेक्शन का कह दिया है कोर्ट ने, फिर भी मुझे लगते नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सारे अब करा लो, ये कहते हैं सारे तब करा लो। ये तो अपनी जगह रह गया। जो क्राइसिस है मुआशी वो भी सामने है, सिक्योरिटी का मसला भी सामने है। रोज हम इस पे गुफ्तगू करते हैं, कोई वे आउट निकलता नजर आता है आपको? जी क्या? देखिए, वे आउट सब लोग अपना अपना समझते हैं। मैं सावधान है कि ना तो कोई मईशतदान हूँ ना कोई सियासतदान हूँ, लेकिन एज ए लेमैन, इतना लेमैन भी मैं नहीं हूँ क्योंकि आप सावधान चीजों को जरा देखा है मैंने करीब से। मेरे नजदीक इलेक्शन के अलावा, फौरी इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है। ये जो लेतो लाल से काम ले रहा है IMF, ये जो इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही, जो अंदर के लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इवन ये जो आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसका ताल्लुक आपकी ये जो अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकल, जिसने पैदा किया है माशी अदम इस्तेकाम, उससे स्पेस मिली है हमारे दुश्मनों को भी। ये सारी चीजें मिली हुई हैं, और अगर कोई ये समझता है कि नहीं मिली तो वो फिर ये है कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं पहले ही मान रहा हूँ कि मुझे इन चीजों का मालूम नहीं है। और दूसरा ये कि ठीक है, इस पर मेरा ख्याल है जोर देने की जरूरत नहीं थी कि ये चेंज आई नहीं थी या गैर आई नहीं थी। अब तो इतनी चीजें सामने आ गई हैं कि इस पर तो बात करना अब बिल्कुल जरूरत भी नहीं है कि ये चेंज क्या थी। अच्छी तरह सबको मालूम है ये चेंज क्यों थी। उन्होंने खुद बता दिया कि ये चेंज क्यों थी। ये क्या दस्तगीर साहब क्या कह रहे थे कि ये, उन्होंने कहा नहीं टीवी पे आके चेंज क्यों थी। फिर भी अगर कोई कहे कि जी ये ऐसे थी और वैसे थी, जब खुद मान लिया, चेंज करने वालों ने मान लिया, चेंज होने वालों ने मान लिया, तो इस बहस को तो छोड़ दें। लेकिन ये बात पक्की है कि 4, 5, 6 महीने की हुकूमत को कोई ना इमदाद मिलती है, ना कोई अंदर से इन्वेस्टमेंट होती है, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है। ये एक मोटी बात है जो हमारी समझ में आती है। और ये आपने देख लिया कि हर चीज, अगर नई हुकूमत आ जाए, किसी की भी आ जाए, तो फिर इमदाद मिल जाएगी हमें? बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा, क्यों मिलेगी? विद इन वीक्स मिल जाएगी। अच्छा, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि बातें कुछ ऐसी हैं, और मैं सावधान है कि ये मेरा अंदाजा है, मेरे पास कोई ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। जो चीजें सामने आ रही हैं, जो IMF की डिमांड है, वो तो सब मान ली है हुकूमत ने, और ये अभी नहीं मानी। मतलब वो तो पहले से ही कह रहे थे कि ठीक है, जो कुछ आप कहेंगे हम कर लेंगे। फिर भी वो क्यों नहीं आ रहे? उसकी एक वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जी चूंकि हमें तो कोई पता नहीं कि 6 महीने के बाद कौन सी हुकूमत आएगी, तो आप या तो उनसे भी दस्तखत करवाएं। और मेरा अपना अंदाजा ये यार, ये जो अब जो मैं बात करूं, ये बिल्कुल मेरा क्याफा और अंदाजा है। इसको बेशक नजरअंदाज कर दें सुनने वाले, देखने वाले। वो कुछ और भी मांग रहे हैं मेरे भाई, जिसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है। अल्लाह खैर करे। दूसरे मुल्कों में इस बात की खबरें फैली हुई हैं, हमारे यहाँ भी वसवसे हैं, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, और ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो क्या मांग रहे हैं। ये तशवीशनाक बात है। इस पर मुल्क को पहुंचाने वाले कौन है, इस वक्त मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, वरना बड़ी तलखी पैदा होगी। राना साहब, आप अब सारी सूरत हाल मैंने जानबूझ के आपको रखा था कि आप बाद में इसकी गुफ्तगू करेंगे, आप क्या कहेंगे अब इस पर? देखो जी, जहां तक जनरल साहब ने बात की इलेक्शन वाली, कल एक सिंगल जज का फैसला आया है, और आज उनका स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन का कि हम मंडे वाले रोज जो है गवर्नर्स के साथ मीटिंग करेंगे डेट की फिक्सेशन के बारे में। अगर तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स मिलकर को फैसला कर लेते हैं डेट का, तो फाबिहा। अगर कोई और डिसीजन करते हैं तो वो उनकी अपनी डिस्क्रेशन है, वो कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें 2 दिन तक इंतजार कर लेना चाहिए। तो हो सकता है कोई लाइन ऑफ एक्शन बेहतर आ जाए। जहां तक ताल्लुक है कि ये वो जो डिमांड कर रहे हैं या वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता है खुफिया तौर पे उन्होंने बात की होगी, हमें तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली। हम भी ये फिर रहे हैं, ये गुलाम गर्दिशें जो है इधर उधर, इसमें को हमें तो कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। और अगर वो करे भी तो उनकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना। फिर ठीक है, फिर वो हर के बात
अगर ऐसी बात है तो वो तो नहीं कर सकेगा कोई भी, ना कोई अफोर्ड कर सकता है, ना कोई मानेगा इस चीज को। बहरहाल जो जस्टिस देते हुए गए हैं वो कल भी मंडे ट्यूसडे तक खुल जाएगी। अगर वहां से उनकी कोई अप्रूवल आ जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है तो सब क्लियर हो जाएगा। अगर इसको वो डोल ड्रम में रखेंगे और बार बार करेंगे फिर भी उनकी नीयत का पता चल जाएगा। सो 2-3 दिन में वो भी फैसला आपका मतलब है कि 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा सूरत हाल के जी लिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए हमें, इलेक्शन के बारे में भी और उनके बारे में भी। उसके बाद ठीक है जी। इलेक्शन में तो एक ही रास्ता है ना, अगर वो चाहता है इलेक्शन कमीशन के वो नहीं करवा सकता तो जस्टिफिकेशन दे। जो एक सिंगल जज का फैसला है उसमें इंट्रा कोर्ट अपील करे, या वो जो भी है सुप्रीम कोर्ट में जाए इसको फैसले को रिवर्स कराने के लिए। अगर वो दुरुस्त नहीं समझता है। जी आलिया हमजा साहबा, आप क्या कहेंगी ये सारी सूरत हाल पर जो पैदा हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि इलेक्शन को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है। अच्छा। आइन सिर्फ इतना कहते हैं कि जब 2 असेंबलियां टूट गई हैं तो आइन के लिहाज से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। फिर इसमें कौन से इफेक्ट बढ़, अब उसमें ये सवाल होता है कि तोड़ी क्यों गई है? सवाल पैदा हो तोड़ी क्यों गई है, ये भी तो एक सवाल पैदा हो रहे हैं ना जी। देखिए मेरी ये बात सुने, क्या ये आइन और कानून में नहीं लिखा है कि हम अपनी असेंबलियों को तोड़ सकते हैं? इसमें कौन से आइन और कानून के खिलाफ नहीं सब कुछ कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस भी लिखा हुआ आइन में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस भी गलत किया है। अच्छा भली इमरान की हुकूमत चल रही थी, चलती रहती। देखिए मेरी एक बात सुने, बिल्कुल हम कहते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सही होता अगर वहां पर जमीरों की मंडियां ना लगती, अगर वहां पर सिंध हाउस के अंदर यहाँ पर बोरियां नोटों की ना भेजी जाती, तो हम उसको भी लॉजिकल और आइन और कानून के लिहाज से मानते। यहाँ कहते हैं कि असेंबली का कोई एमपी तैयार नहीं था असेंबली तोड़ने पर। एक बंदे ने जो असेंबली का मेंबर भी था उसने हुक्म दिया, तोड़नी पड़ी। या ये भी तो मेरी एक बात सुने, जो भी कहते हैं अगर किसी को कोई मजबूर था तो यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था ना। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था तो सबको ये पता था कि ये असेंबली टूटेगी ही टूटेगी। बट इसमें असेंबली का ना टूटना कहां से गैर आईनी है? इसमें इलेक्शन 90 दिन में ना कराना, उसके इनहराफ पे तो आर्टिकल 6 लगता है। यहाँ पर कते क्या बात है? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप नवंबर 2022 में इलेक्शन करवा दें, हम अभी नहीं करा सकते। अब मसला ये है कि उसके बाद यही इलेक्शन कमीशन बाद में आकर ये कह रहा है 5 अगस्त 2022 को, और वहां पर भी यही बात हुई है कि हल्का बंदियों का काम मुकम्मल है, इलेक्शन कमीशन किसी वक्त भी इंतखाबात के लिए तैयार है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, अब 10 फरवरी को ये क्या हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इलेक्शन करवाने से माजूरी का ऐलान किया। आपकी राय तो यही हुई ना कि इलेक्शन कराने चाहिए फौरी। एक सेकंड मीर साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बता रही हूँ। जो इलेक्शन कमीशन फिर वो कहेगा कि हम उन्हें मुंशी क्यों कहते हैं, तो हम उन्हें मुंशी सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि नवंबर 2022 देखिए ना, आप मुंशी कहते हैं, वो उनका वकील, आपका वकील मुंशी कहता है। देखिए आपका वकील मुंशी कहता है, वो बेरासी कह देते हैं। सजाद साहब, मैं इतनी इंपॉर्टेंट अवाम के लिए बात कर रही हूँ। एक इतना बड़ा आईनी इदारा है, कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके अंदर जो उसकी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, क्या उन स्टेटमेंट्स का कोई पास होता है या नहीं होता है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ एक इसी बात पर डिस्कस कर देना चाहिए कि जब आप नवंबर 2022 में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा देंगे, हम अप्रैल 2022 में तैयार नहीं है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है कि आप 10 फरवरी 2023 को ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सक रहे, बिकॉज आप अपनी ये सारी बातें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने आपकी अपनी स्टेटमेंट्स है। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ एक है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। और उसके बाद जो आइन का आर्टिकल है, आइन का आर्टिकल बाउंड करता है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पाकिस्तानी फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, कि उन्होंने फैसिलिटेट करना है इस काम के लिए। यानी मुझे ये समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान की रियासत का जब दिल चाहता है तो मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी के अरूज में सितंबर 1971 में 81 सीट्स पर इलेक्शन हो जाते हैं, ज़मीनी इलेक्शन। और जब दिल ना हो तो अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक इलेक्शन के लिए मुनासिब माहौल ही नहीं बन रहा है। यानी 71 में जंग लड़नी थी तो इलेक्शन करवा रहे हैं, आज 2023 में इलेक्शन करवाने तो हमसे ही जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त बात हो रही है आइन और कानून की। चलिए ठीक बात है, आप कहते हैं कि इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए और हर अदारे की जिम्मेदारी है
कि इस जिम्मेदारी को पूरा करें, 90 दिन के अंदर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करा दें। कौमी असेंबली का तो वक्त आएगा तो कराया जाएगा, या ज़िमनी इलेक्शन, ज़ाहिर है वो भी ड्यू हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी, मसला इलेक्शन पे आके अटक गया है कि इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेट होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता तो सिडिशन लगती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है, कानूनदानों का, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं सिडिशन का लफ्ज़ का आप गलत इस्तेमाल ना करें। आर्टिकल 6 का जो इस्तेमाल है वो हम गलत कर रहे हैं, वो सिर्फ किसके लिए है मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आजकल वैसे चल रही हैं। राना साहब, ये वो जगह है, मौका है कि जिस पर आपको गुफ्तगू करने की मैं दावत दूंगा। आप बताएं कि ये सारा नक्शा जो बन रहा है, आप भी कहते हैं इलेक्शन अगर कराते हैं तो करवा दें, अगर जो, लेकिन क्या बन क्या रहा है नक्शा ये? मैं अर्ज कर लूं, छोटे से दो निकात हैं आलिया हमजा साहब ने रेस किए हैं कि ये आर्टिकल 6 लगेगा। आपने सही कहा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आर्टिकल 254 जरूर पढ़ें और 2-3 दफा पढ़ें, फिर अंदाजा हो जाएगा कि इस इश्यू के ऊपर आर्टिकल 6 लगता कि नहीं लगता। अभी वो हमारे ही थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को डिसमिस कर देना चाहिए, तो जरूर करवाएं अगर महसूस करते हैं तो। कोई उनको कोई अथॉरिटी कर नहीं सकती। यू हैव टू मेक ए पिटिशन विद सब्सटेंटिव एविडेंस बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। आप जाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, क्यों नहीं जाके पिटिशन फाइल करते? और तो कोई तरीकेकार ही नहीं है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का। इसलिए ये कहने से तो नहीं होगा, ये तो करने से होगा। अब आप जो कह रहे हैं इलेक्शन में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि चीजें क्रिस्टलाइज हो जाएंगी 3-4 दिन में, कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी फिजिबिलिटी देख रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या वो इन ऑर्डर को अपील करेगा या इन ऑर्डर को इस तरह ही कंप्लाई कर देगा। अब ये सारी लीगल बैटल साथ साथ चल रही है, तो अब देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। अगर इलेक्शन हो जाए तो हमें तो कोई उसमें एतराज नहीं है, करें इलेक्शन, क्यों नहीं करते हैं। और अगर नहीं होते तो उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत होगी या कोर्ट के कंसर्ट की जरूरत होगी। लेकिन मुसीबत ये है कि जिस तरह इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इश्यूज को हैंडल किया है और जिस तरह इन्होंने अपने ऑपरेशनल और एनफोर्समेंट इश्यूज को हैंडल किया है, वो बड़ा अफसोसनाक है। वे आपके खिलाफ वोटर को कॉन्फिडेंस हो गया तो आप बैठे रहते ना, आप दोनों आके भाग को गए वहां से। व्हाई डिड यू लीव द नेशनल असेंबली? आपको पता नहीं है कि पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस क्या है और पार्लियामेंट्री टेनेट्स क्या है, डेमोक्रेटिक एथिक्स क्या है। तो आप फील्ड में खड़े रहते हैं और फील्ड में खड़े होकर पेश करते चीजों को, आपने वोट देते, आपके काफी नंबर था वहां, तो आप क्यों छोड़ के भागे? यानी अगर आप इन डिस्क्रीट काम करते रहें तो सारी कौम को वो को पाबंद है कि आपके डिस्क्रीट जितने भी काम है उनकी वो गुलाम बन जाए। अब आप उठे हैं, बैठे बैठे आपने 2 जो आपकी अपनी असेंबलीज थी उनको डिसॉल्व करके बैठ गए। हालांकि कारकर्दगी तो आपको पता ही है, जो हर रोज जो आप अभी महंगाई की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मैं इसमें छोटा सा हमेशा अर्ज कर दूं, ये आटे का क्राइसिस है, फलाना क्राइसिस है, ये सारे के सारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं। 2 बड़े सूबे इनके पास थे, पंजाब का भी और केपी का भी। आप देखें जी, गोडाउन इनके पास है गंदम के, और फ्लावर मिल्स इनके पास है गंदम की, और फिर एनफोर्समेंट करनी है, गंदम की स्मगलिंग रोकना इनकी ड्यूटी है, और होर्डिंग को रोकना। आपने कभी देखा है कि इनका कोई बंदा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई इनका पॉलिटिकल आदमी होर्डिंग के खिलाफ कोई एक्शन लेता हुआ? भाई हम भी करते रहे हैं, यानी कि सैकड़ों मन, मिलियंस मन गंदम हम रिकवर करते थे होर्डर से। ये नेचुरल होता है, वो गर्मियों में होर्ड कर लेते हैं और सर्दियों में बेचते हैं बड़ी ज्यादा कीमत पे। ना इन्होंने स्मगलिंग रोकी है, ना इन्होंने उसकी स्मगलिंग तो ना इनका फ्लोर रोकनी थी ना जी। हाँ जी, स्मगलिंग तो वफाकी हुकूमत को रोकनी थी ना। नहीं जी, कमाल है जी, पुलिस की बॉर्डर के ऊपर इनकी चेक पोस्ट होती थी। अच्छा, ठीक, हमेशा चेक पोस्ट होती है। अच्छा, हर प्रोविंस की बॉर्डर के ऊपर भी होती है, हर बॉर्डर के आपके महकमे का काम था। बिल्कुल, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं ना। स्मगलिंग रोकने का तो ये तरीका है ना कि आप देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ से आउटलेट्स मिलते हैं, वो रोकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई एफर्ट करते हैं। आप केपी के आप ठीक है राणा साहब, बिल्कुल ठीक है। दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। जनरल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस वक्त ये सूरत ऐसी हो गई है कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इसमें हमारी मदद करें। इंटरवीन तो नहीं कहता, कोई मदद करें हमारी। जी, एक तो वो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आपने कहा था कि कभी हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरफेयर करें, कभी हम कहते हैं कि ना करें। मेरा अपना ख्याल ये कि अगर आपको याद हो कि जब गुलाम इसहाक खान साहब और नवाज शरीफ के दरमियान प्रॉब्लम हुआ था,
तो फिर जनरल काकड़ ने एक काम किया था, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मुदाखलत थी, वो एक जो डेडलॉक था उसको तोड़ने की एक कोशिश थी, सही थी, और वो टूट गया। उसके बाद इलेक्शन हो गया और वो सब कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है अभी भी डेडलॉक की सिचुएशन है। होना तो ये चाहिए कि ये हमारे जो सियासतदान है ये इस बात को समझें कि जब कोई और इनसे इनकी ये बातचीत करवाएगा तो उसका स्टेटस इनसे ऊपर हो जाएगा। ठीक बात सबसे है। ऊंचा स्टेटस वाले लोग ये खुद हैं, इन्हें खुद तय करना चाहिए। जी, ये मतलब जो पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से ऊपर कुछ नहीं है, हर चीज जुडिशरी में जा रही है। तो ये क्या सोचते होंगे सारे जजेस सियासतदान खुद अपने, तो सियासतदान दूसरे अदारों को अपने से ऊपर खुद ही कर रहे हैं। और फिर ये है कि मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक काविश की है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलकर सिर्फ ये काम करवा दें कि इनके दरमियान कोई तस्फिया करवा दें, तो मैं इसको कोई इंटरफेरेंस नहीं समझता, वो कौम की खिदमत होगी। ठीक बात आ गई, बहुत क्लियर बात आ गई। आलिया हमजा साहब, आप क्या कहेंगे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे? तो तस्वीर हो सकता है। राना साहब की, मैं सबसे पहले तो राना साहब की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने आर्टिकल्स का हवाला दिया, जरा आर्टिकल 105 और 224 बहुत वाजिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना लाजिम है। उसमें एक शिक ये है, आइन में मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता, वो शिक ये है कि अगर कोई चीज वक्त के मुताबिक ना हो, आइन के मुताबिक भी, बाद में भी अगर की जाए तो कानूनी तस्वर की जाएगी। सर एक सेकंड, मैंने बड़ी कैटेगोरिकली पहले भी बता दिया था कि जंग के अंदर भी यहाँ पर इलेक्शंस होते रहे। अभी टर्की के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, जबकि वहां पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया है। यहाँ पर अगर आर्टिकल 105 और 224 देख लें तो वाजिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। आर्टिकल 220 के मुताबिक तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मदद के पाबंद हैं, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब दूसरी बात इन्हें आ जाए, जरा मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बता दें मई जून जुलाई के आखिर तक किसकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, और आटे की प्रिक्योरमेंट उस वक्त कौन, आटे की नहीं गंदुम की प्रिक्योरमेंट उस वक्त कौन करता है? और उस वक्त जब हम जोर जोर से शोर मचाकर इनके जो बैठे हुए थे सपूते आला की यहाँ पर हुकूमत थी, 50 लाख देखिए अदाद शमार का बताओ, 50 लाख टन, सर एक सेकेंड, 50 लाख टन की हुई थी। सर मैं एक मिनट बात कंप्लीट कर लूं तो उसके जवाब में जरूर ये अपनी बात कर दें या आप भी बता दें। इस वक्त हम बार बार ये कह रहे थे कि आटे का बहरान आएगा, क्योंकि इनकी सारी तवज्जो अपने सपूत को वजीर आला बनाने की तरफ और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की तरफ थी। और उसके बाद जब हम हुकूमत में आए तो क्या हमने मुल्क के वजीर आजम को ये खत नहीं लिखा कि यहाँ पर शॉर्टेज होने वाली है, हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए? अगर आप हमें आटा नहीं दे रहे तो आप मुझे ये बताएं तब क्यों नहीं इस चीज की इजाजत दी गई? फेडरल इजाजत देता है ना। चले मैं सवाल आपसे, वो आपने जवाब तो दे दिया, मुझे एक फिक्रे में ये जवाब दे दें, वो ठीक है, वो झगड़ा करते रहे। सर आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे ना, अवाम को भी मेरी बात पूरी तरह कभी भी, अच्छा अवाम को समझा लें आप बात, मेरी सवाल का जवाब आप नहीं देंगे कि अगर बातचीत करने का कोई रास्ता निकाला जाए तो निकल सकता है? ये झगड़े की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये बात है इनकॉम्पिटेंसी की, ना अहली और ना लायकी की। अपनी ना अहली और ना लायकी आप किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। और दूसरी बात है, आप मुझे बताएं हमने इनको कब बैठने का मौका नहीं दिया? 26 नवंबर के बाद जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, अगर आप इलेक्शन की डेट दे दे तो मैं समिया नहीं तोड़ूंगा। आपने देखा है कि इन्होंने किस तरह से इमरान खान का मजाक उड़ाया। अभी क्यों नहीं तोड़ा? दिन क्यों दे रहे? वो तोड़ना नहीं चाहता। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जब बारी आई तो कहा नंबर ही पूरे नहीं है। रात तक बैठ के ये हमें उनकी जियो फेंसिंग कर करके हमारे मेंबरान की बताते रहे। उसके बाद भी अभी भी इमरान खान साहब ने यही कहा है कि जनरल इलेक्शन साथ होने चाहिए। पंजाब और केपीके के साथ आप जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो क्यों बैठ के बात कैसे कर दें? वो नहीं करना चाहते, हुकूमत नहीं करना चाहती, आइन के मुताबिक वो नहीं करना चाहते। नहीं एक सेकेंड, आप फिर हमें किस बात पे इनके साथ बिठाना चाहते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज है? अच्छा चलो ये बात होगी, बातचीत आप मसला ये है कि ये बातचीत के लिए तैयार नहीं है, अब क्या किया जाए? कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमें अनाउंस कर दें इलेक्शन। अजीबोगरीब चल रही है या गलत है या जो भी कह लें, अजीबोगरीब कह लें। एक तो इमरान खान कहते हैं मैं नए आर्मी चीफ को शक का फायदा देता हूँ, ये भी अल्लाह तेरी शान है। चलो शक का ये नहीं है, बाकी बात सही है जनरल साहब की, डाउट क्रिकेट में होता है जी। मैं वही कहता हूँ कि जनरल साहब की बात ये सही है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट कर दी।
दूसरा ये एक गलतुलाम जो तसव्वुर कह लें, सोच कह लें कि अगर रजीम चेंज हुई तो वो फिर उसके पीछे तो अमेरिका बहादुर है ना जी, जो अंकल साम है। तो अंकल साम का दुनिया पे मालियाती निजाम पे कंट्रोल है, IMF पे भी और दीगर, ये बिल्कुल एक हकीकत है, इसको हमें मानना पड़ेगा। फिर अगर इमरान खान जैसे कि वो पॉपुलर लीडर नजर आ रहे हैं और प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर वो अचानक यकसर अगर वो इक्तदार में आते हैं तो IMF किस तरह अलाउ कर देगी बाकी मुल्कों को भी कि जी इनको दें, जिनको चेंज करना चाहते हैं और देखना नहीं चाहते। क्योंकि उसमें तो आप देखें, हमें तो यही खबरें आ रही हैं कि चीन हुआ, सऊदी अरब हुआ, UAE हुआ, वो सारे कहते हैं जी पहले IMF का अनलॉक कराएं वहां से। तो फिर IMF के तो मालिक तो वो हैं, जोड़ी तो उनके पास है, तो वो फिर हमें नहीं देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इमरान खान अपने तौर पे एक मुल्क को अपने तौर पे खुद नसारी पे खड़ा कर दें, वो तो बहुत बड़ा लंबा प्लान है, कई साल लग जाएंगे। एक गलतुलाम तस्वर एक और है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भले कोई मुंशी कह दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला तो एक वोट होता है पूरे इलेक्शन कमीशन में। ये हम कैसे कह रहे हैं कि वो अकेले पूरा मालिक है उसका, यानी वो पांचों के पांचों जो बाकी जो 4 अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो तो बिल्कुल मोतबिर ना ठहरे, यानी जो इलेक्शन कमिश्नर कहेगा और छड़ी कमाएगा हो जाएगा। ये कोई मुसल्लह अफवाज का तो निजाम नहीं है ना, जहाँ को 1 मैन एक कमांड होती है। अब ये देखे ना, वो बात सही है बिल्कुल जनरल साहब ने फरमाई कि जब कोई 2 फरीक या ज्यादा फरीक झगड़ पड़ते हैं तो कोई ऐसा फरीक होना चाहिए जो उनको समझा सके और इत्तेफाक से। और ये खुशी की भी बात है कि मुसल्लह अफवाज अब भी एक मुनज़्ज़म अदारा होने के अलावा मुल्क के अंदर मजमूई उनका तासुर बहुत अच्छा है, अवाम का अभी भी उनको एतमाद हासिल है। अगर वो कर सकते हैं तो अगर इमरान खान उनको शक का फायदा दे सकते हैं तो वो भी तो इमरान खान को शक का फायदा देके उनको कंपेल करें या उनको परसुएड करें। मैं कंपेल के लफ्ज पे माफी चाहता हूँ कि जी ये मुल्क तो लॉक जैम से निकालें, इस डेड लॉक से निकालना, डेड लॉक से निकालना वाकई इन्होंने है। ठीक बात, हमारे बड़े हैं ये सारे। ठीक बात है, सब बात तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। ये लोग आपस में बैठना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, कोई रास्ता निकले, रास्ता निकल नहीं रहा, रोग फंसे हुए हैं। कसूर किसका है मुझे नहीं पता, दलील सबके पास है और मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, हम इस सूरत हाल पे पहुँचे हैं कि कुछ इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू थी, अब ये बात इस पर हो गई है कि पार्टियां एग्री नहीं कर रही। अगर मिल बैठने की कोई बात हो तो उस पर भी इतफाक नहीं होता। कहते इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, वो कहते हैं इलेक्शन इकट्ठे कराओ, वो कहते हैं इकट्ठे करा लेते हैं लेकिन अक्टूबर में कराएंगे, ये कहते हैं नहीं अभी कराओ। अब सारी सूरत हाल है, इसमें आइन के ही हवाले दिए जाते हैं, कानून के हवाले दिए जाते हैं, अदालतें भी इसमें उलझी हुई हैं। लेकिन कौम का क्या बनेगा इस सारी सूरत हाल में? सारा कोई सोच रहा है इस कौम के बारे में भी, अपनी अपनी सियासत के बारे में या अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तो हम बहुत सच्चे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुल्क को इस दलदल से निकाल सके? जनरल साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ जी देखें, मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है कि मसला तो रवैयों का है, और जब आपकी बारी आए तो मुझे अंदर कर दें, मेरी बारी आए तो मैं आपको अंदर कर दूं। जो आप कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, जो मैं कह रहा हूँ वो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर ये बात है जैसे मैंने आपको आपके सामने पिक्चर पेंट की है, तो ना तो कौम की आंखें बंद हैं और ना और लोगों की आंखें बंद हैं। अब मुझे जिस चीज का खदशा है मैं उसका इजहार कर देता हूँ, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मियाँ ये कभी ना हो जो कि मैं कहने वाला हूँ। बात यह है कि अगर PTI के दिन में ये है कि ये तो बिल्कुल चोर चक्के हैं, इनको तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए और जो भी आ जाए। तो अब अगर ये दोनों की ये सोच है, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, तो फिर आपका ख्याल है कि कौन आएगा? और ये ना तो मुल्क के लिए अच्छा है, ना आने वालों के लिए अच्छा है, ना उनको लाने वालों के लिए अच्छा है। तो जो कौम देख रही है वो इदारे भी देख रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता इन दोनों को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर कौम भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी और शायद जुडिशरी भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी और दुनिया भी चुप हो जाएगी। ये सारा तमाशा सब देख रहे हैं। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये तमाशा बंद करें और फैसला करें। अब मैं ये समझता हूँ कि चूंकि PDM ने अभी बहुत एक्सपोज कर दिया है इमरान खान साहब को तोशा खाना के सिलसिले में, और अभी ये जो वो पैसे उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए थे और उनकी बुराइयां निकल आई हैं, तो बेहतरीन मौका है कि फौरन इंतखाबात कराएं, 2/3 अक्सरियत लें और राज करें हुकूमत के ऊपर। सब लोग आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, सब भी आ जाएगी। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि इनको इस बात पे एतबार नहीं है जो मैंने कही है। ठीक बात है जी। आलिया हमजा साहब, आज ये जनरल साहब कहते हैं कि ये खुदा ना खास्ता
अगर आप लोग यकसू ना हुए तो कोई और आ जाएगा, और वो कोई और आ गया तो मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक होगा। सबसे पहले तो वेरी रिस्पेक्टफुली मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इस वक्त अगर इन्होंने कहा ना कि अवाम खामोश हो जाएगी, इस वक्त अवाम खड़ी है जो आइन और कानून के पीछे खड़ा है, अवाम उसके पीछे खड़ी है। 70-75 साल में पहली दफा अवाम जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से इश्क और ये जो कौमी सलामती का सूरन हमें दिया जाता था ना उससे आजाद हुई है। इस दफा अदलिया के लिए भी पूरा चांस है कि वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास वो सपोर्ट नहीं है जो इन्हें पहले अवाम से मिलती थी, और ये उनके लिए भी सोचने का मकाम है, क्योंकि पहले अवाम आपके पीछे खड़ी थी और रोज बरोज ये क्या हो रहा है ये सोचना चाहिए। क्योंकि 1100 अरब की चोरी करने वाले को जब हुकूमत देखकर सलूट मारेंगे ना तो अवाम अब 90 की दिहाई में नहीं रहती है। दूसरी बात जो यहाँ पर बात कर रहे थे मेरे दूसरे कुलीग के जी बाजवा के जी रिजीम चेंज ऑपरेशन तो अमेरिकी सरकार या बहादुर सरकार नहीं, कल आपने देखा नहीं है बाजवा साहब के जो कॉलम आए हैं उसमें तो वो खुद उन्होंने मान लिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने करवाया है। और उसके बाद आप आ जाएं, ये जो नए चीफ की बात हो रही है, रिस्पेक्टफुली टू द नए चीफ, मैं सिर्फ इतना बता दूं हम शक का की गुंजाइश नहीं आपको दे रहे, आपको खराब करी है मरियम बीबी की स्टेटमेंट्स, आपको खराब करी है तलाल चौधरी की स्टेटमेंट्स, आपको खराब करी है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स, क्योंकि मरियम बीबी और तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि 28 नवंबर के बाद हमारी हुकूमत कायम हुई है और हमें जो सपोर्ट मिल रही है वो आज से पहले तक नहीं मिल रही थी। तो बसद एहतराम में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें लड़ने दे। अगर इदारा आएगा इस वक्त तो अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप यही कह रहे हैं ना कि आपको लड़ने दें, आप कह रहे हैं कि आपको लड़ने दें। तो हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है ना, हम जाएं बैलेंस पे लड़े, हम आवाम के वोट पे लड़े, हम सियासी मैदान में मुकाबला करें, इसमें इदारों की क्या जरूरत है। और जब इदारे खुद कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल है तो उनको न्यूट्रल रहने दें। ठीक बात है, चलिए आपकी बात बिल्कुल, मैं इस पे कोई गुफ्तगू नहीं करता। राना साहब क्या कहेंगे आप इस मसले पे? आप देखिए जी, ये एक इशू है, इनकी जो पॉपुलैरिटी का जो बैलून है जिसके ऊपर ये दिन रात बोस्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि अभी कराची में हाल ही में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, इनकी वहां 14 सीटें थी। अगर इतनी ही इनकलाब की फिजा बन गई है इनके हक में तो इतनी मार क्यों खाई कराची में? क्यों ना इनके लोग जो है वो जौक दर जौक क्राउड निकले और उन्होंने रिएक्ट किया। वो कहाँ चले गए थे? अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो वो कहाँ चले गए थे? ये लोग जो है हमारे दोस्त जो है एक तो अजीब तरह की ये फैंटेसी और अजीब तरह के यूटोपिया में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ हेलुसिनेशन, जो मैं समझता हूँ। इलेक्शन आ जाएगा, वो भी कल ही खुल जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है। हम तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं इलेक्शन के लिए। आज भी हमारे कुछ चंद एक सीनियर लोगों ने कहा है, इसलिए अब बात सारी की सारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिसने इलेक्शन करवाना है आए, बिस्मिल्लाह आए, मैदान खुला है। ठीक है, आप भी इलेक्शन करने को तैयार हैं। इनको ये है कि जो इन्होंने बैकलॉग छोड़ा था वो हमारे ज़िम्मे आ गया है। लोगों को समझाना पड़ेगा कि सारे कार्रवाई और कारकर्दगी और इनकी है, अब हमारे ज़िम्मे आ गई, बट वी आर हैंडलिंग इट। ठीक बात है, एंड फाइनली इंशाल्लाह वी विल ओवरकम द सिचुएशन। हाँ, अलबत्ता जो आपने और जनरल साहब ने बड़ी गहराई की बातें की, वो ये है अभी भी मौका है, अभी भी मौका है कि पार्टी टेबल पे आके बैठ जाएं, सारे इश्यूज को डिस्कस करें और कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा और एक पुरअमन फिजा में इलेक्शन हो जाएगा। वरना तो इलेक्शन में राणा साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। अब हमें कंक्लूड करना है, तो मियां साहब क्या कहेंगे? जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो बात अभी चल रही है इसमें देखें कहीं कहीं तजादात भी हैं। यानी वजारत खजाना ने कहा जी खजाना नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है इलेक्शन के लिए, चले वो तो आप कह सकते हैं जी वो मुखालिफ हुकूमत बैठी है ऊपर। वजारत दाखिला ने कह दिया जी सिक्योरिटी नहीं है, वो सिक्योरिटी के वाकई इशूज हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त मुल्क में दरपेश हैं जो मसाइल, खासतौर पर KPK में, और पंजाब भी कोई उसकी जद से बाहर नहीं है। लेकिन आला अदलिया ने तो खुद कह दिया कि हम जजेस नहीं फराम कर सकते, रिटर्निंग ऑफिसर। इसका मतलब कुछ चीज़ें फिर साजगार बनानी पड़ेंगी, इन तजादात से निकलेंगे तो बात होगी। 2/3 वाली बात मुझे आगे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही कि कोई एक फरीक ले जाए। चलें अक्सरियत इमरान खान ज़्यादा ले जाए, कोई कम ले जाएगा,
लेकिन बात तो फिर असल में मियाँ साहब लड़ाई तो सेंट्रल पंजाब में है, जी सेंट्रल पंजाब की बिल्कुल वो सेंट्रल- मैं तो ये कहता हूँ, और यकीनी तौर पे इमरान का यहाँ इस वक्त खासी पॉपुलैरिटी भी है। जी है, बिल्कुल और है। एक वक्त था कि मियाँ नवाज शरीफ जहाँ का गोया खंबे को भी जी खड़ा जी कर बिल्कुल देते उनका बड़ा नाम था। अब असल लड़ाई इस महाज पे होनी है और पूरा मुल्क इसकी जद में है। अल्लाह करे कि हम इस पूरी सूरत हाल से निकल आएँ, किसी को इंटरवीन भी ना करना पड़े, किसी को कोई मदद भी ना करने पड़े, और सियासतदान जो हैं अगर मिलजुल के नहीं बैठ सकते तो कोई ऐसा हल निकल आए जिसके नतीजे के तौर पर हमारी ये गाड़ी जो है सही तौर पर पटरी पर चढ़ जाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।